हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव की वंशागति, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और मैटरनल इनहेरिटेंस। कोशिका द्रव की वंशागति, इससे पहले जब हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस देखा था तो वहाँ हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन पाए जाते हैं। जीन हैं वह किसी लक्षण का निर्धारण करते हैं, किसी लक्षण को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और यही जीन एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, वंशागत होते हैं। तो यहाँ पर वंशागति होती है वो जीन की वजह से हो रही है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो रही है। लेकिन वहीं अगर जीन साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और वह किसी लक्षण का निर्धारण करते हैं, उनकी अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति होती है तो उसे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी कि साइटोजीन्स की वजह से वंशागति होती है। साइटोजीन्स या फिर हम इसे बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक जीन, ऐसे जीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो और किसी लक्षण का निर्धारण करती हैं। इनकी वंशागति की होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये स्थानांतरण होते हैं, तो इसी को ही हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसे मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, मातृक वंशागति। इसे मैटरनल इनहेरिटेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस समय एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है, तो उस एग के अंदर भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैसे ही स्पर्म में भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जब संयोजन होता है तो उस समय स्पर्म से सिर्फ हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वही एग के अंदर स्थानांतरित होता है और एग का साइटोप्लाज्म है वो स्थानांतरित नहीं होता। तो यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस का संयोजन होगा, द्विगुणित हो जाएंगे, जाइगोट का निर्माण होगा और जो साइटोप्लाज्म है जो एग में प्रेजेंट था वही साइटोप्लाज्म है वो संतति के अंदर जाएगा। तो इसी को ही हम मैटरनल इनहेरिटेंस कह रहे हैं या फिर मातृक वंशागति, क्योंकि माता का जो साइटोप्लाज्म है वही इनहेरिट हो रहा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो रहा है। तो इसी साइटोप्लाज्म में जो जीन प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से वंशागति होगी। तो साइटोप्लाज्म में डीएनए भी प्रेजेंट है, हो सकता है, या फिर वहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो ऐसे ऑर्गेनल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स हैं, इनके अंदर जीनोम प्रेजेंट होते हैं, तो उनके द्वारा वंशागति होती है, वो वंशागति के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल होगा शेल कॉइलिंग इन लिमनिया स्नेल्स, लिमनिया स्नेल्स की सेल कॉइलिंग। एग्जाम्पल सेल कॉइलिंग इन लिमनिया स्नेल्स। लिमनिया स्नेल्स के अंदर दो प्रकार की शेल कॉइलिंग पाई जाती है। पहली डेक्स्ट्रल और दूसरी है सिनिस्ट्रल। डेक्स्ट्रल सेल कॉइलिंग को राइट हैंडेड भी कहते हैं या फिर यह क्लॉकवाइज होती है। वहीं सिनिस्ट्रल है वो लेफ्ट हैंडेड या फिर यह एंटी क्लॉकवाइज होती है।
अब यहाँ पर जो डेक्स्ट्रल शेल कॉइलिंग है उसके लिए प्रभावी जीन होता है, तो यहाँ होगा कैपिटल डी, और इसके दो जीनोटाइप होते हैं, कैपिटल डी और स्मॉल डी। वहीं पर सिनिस्ट्रल एस के लिए अप्रभावी जीन रेस्पॉन्सिबल होगा जो है स्मॉल डी, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के साथ यहाँ पर ये तो हो गया जीन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर डेक्स्ट्रल प्रोटीन है, वो डेक्स्ट्रल शेल कॉइलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में डेक्स्ट्रल प्रोटीन पाई जाती है। और सिनिस्ट्रल शेल कॉइलिंग के अंदर साइटोप्लाज्म में डेक्स्ट्रल प्रोटीन की अनुपस्थिति के अंदर सिनिस्ट्रल शेल कॉइलिंग देखी जाती है। अब इसको हम एक क्रॉस के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले फीमेल जिसमें कैपिटल डी जीनोटाइप है, जीन प्रेजेंट है, और ये डेक्स्ट्रल है, वही मेल है वो सिनिस्ट्रल होगा। गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर जो फीमेल से गैमीट बनेगा उसमें फीमेल का साइटोप्लाज्म उपस्थित होगा जिसके अंदर डेक्स्ट्रल प्रोटीन है, जिसकी अब क्रॉस करवाने पर जो संतति बनेगी वो सारी डेक्स्ट्रल होगी। F1PD में जितनी भी संततियां प्राप्त होंगी वो सारी डेक्स्ट्रल होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल के द्वारा गैमीट आया उसका साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर डेक्स्ट्रल प्रोटीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर F2PD प्राप्त करने के लिए क्रॉस करवाते हैं। F2PD के लिए ये फीमेल के गैमेट होंगे, ये मेल के होंगे। कैपिटल डी स्मॉल डी। यहाँ पर जो संतति प्राप्त होगी इसमें वंशागति या फिर मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रभावी जीन उपस्थित है तो ये डेक्स्ट्रल होंगे। यहाँ पर भी एक प्रभावी एलील प्रेजेंट है तो ये भी डेक्स्ट्रल होंगे, ये भी डेक्स्ट्रल होंगे। लेकिन यहाँ पर कोई प्रभावी एलील प्रेजेंट नहीं है तो ये सिनिस्ट्रल होने चाहिए, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग ये भी डेक्स्ट्रल ही होंगे। तो ये सारे के सारे हैं वो डेक्स्ट्रल ही होंगे। डेक्स्ट्रल होंगे क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल है, यहाँ पर जो फीमेल है उसका साइटोप्लाज्म है वो सब में जा रहा है और साइटोप्लाज्म ही है वो वंशागति के लिए उत्तरदायी हो रहा है। तो यहाँ पर सभी के अंदर डेक्स्ट्रल प्रोटीन की उपस्थिति के कारण शेल कॉइलिंग होगी, वो डेक्स्ट्रल होगी। एक और बात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फीमेल का जीनोटाइप है वह संतति का फिनोटाइप निर्धारित करता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि माता का जो जीनोटाइप है उसमें कैपिटल डी प्रेजेंट है, ठीक है, और उसी की वजह से वहाँ पर क्या है, डेक्स्ट्रल प्रोटीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो संतति होगी उसमें भी डेक्स्ट्रल प्रोटीन की उपस्थिति की वजह से शेल कॉइलिंग है वो डेक्स्ट्रल दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर अगर इनसे अगली संतति बनेगी, ये जो स्मॉल डी है, शेल कॉइलिंग इसकी डेक्स्ट्रल है, लेकिन इससे जो अगली संतति प्राप्त होगी वो सिनिस्ट्रल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस संतति की जो शेल कॉइलिंग है वो इसकी जो माता थी उसके जीनोटाइप से द्वारा निर्धारित हुई है, लेकिन अब इसकी जो संतति होगी उसकी शेल कॉइलिंग इसके जीनोटाइप के द्वारा निर्धारित होगी। तो यहाँ पर स्मॉल डी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से अब अगली जो संतति होगी उसकी शेल कॉइलिंग है वो सिनिस्ट्रल होगी। इसी प्रकार यहाँ पर हम ऐसा करें
कि जो फीमेल है उसको हम सिनिस्ट्रल लेंगे, स्मॉल डी सिनिस्ट्रल, और जो मेल है उसको हम डेक्स्ट्रल लें। और क्रॉस करवाया जाए। तो यहां से गैमीट का फॉर्मेशन होगा, क्रॉस करवाएंगे तो जो सारी संततियां हैं जो F1PD में प्राप्त हो रही हैं वो सारी की सारी सिनिस्ट्रल होगी, क्योंकि यहाँ पर माता का कोशिका द्रव वंशागत हो रहा है, साथ ही साथ माता के जो गैमीट है उसके अंदर अप्रभावी जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो सारी संततियां होंगी वो सिनिस्ट्रल होंगी। लेकिन जब F2PD प्राप्त करेंगी तो क्या देखा जाएगा, अब यहाँ पर इसके पास कैपिटल D जीन आ गई है, तो ये जनक की तरह कार्य करेगी F2PD के लिए। तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d। तो यहाँ पर अब फीमेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रभावी जीन प्रेजेंट है जो डेक्स्ट्रल प्रोटीन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आगे जो संततियां प्राप्त होगी वो सारी की सारी डेक्स्ट्रल होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो जनक माता है उसका जीनोटाइप है वही संतति के फिनोटाइप का निर्धारण करेगा, और उसका जीनोटाइप है उसमें कैपिटल D प्रेजेंट है जो डेक्स्ट्रल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो आगे जो संततियां होंगी वो सारी की सारी डेक्स्ट्रल होंगी, ये भी डेक्स्ट्रल है, ये भी डेक्स्ट्रल होगी, ये भी डेक्स्ट्रल होगी और ये भी डेक्स्ट्रल होगी। तो इस तरीके से सारी की सारी जो संततियां हैं वो डेक्स्ट्रल होगी। अब इससे हम अगर F3PD प्राप्त करेंगे तो F3PD में ये जनक की तरह कार्य करेगी और इससे जो आगे संततियां होंगी वो डेक्स्ट्रल होंगी, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल D प्रेजेंट है और डेक्स्ट्रल प्रोटीन भी। साथ ही साथ यहाँ पर भी आगे जो संतति होगी वो डेक्स्ट्रल होगी, यहाँ पर भी डेक्स्ट्रल होगी। लेकिन यहाँ पर F3PD के लिए जब स्मॉल d ये वाली संतति, ये जो संतति है वो जनक की तरह कार्य करेगी, और वहां पर जो आगे संतति प्राप्त होगी वो सिनिस्ट्रल होगी, क्योंकि अब इसका जीनोटाइप है वो अगली पीढ़ी का फिनोटाइप निर्धारण करेगा, इसलिए अगली पीढ़ी होगी वो सिनिस्ट्रल होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर माता का जीनोटाइप है वो संतति के फिनोटाइप का निर्धारण करता है। अगला एग्जाम्पल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का कपा पार्टिकल इन पैरामीशियम। तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कपा पार्टिकल इन पैरामीशियम। ठीक है, कपा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम। कपा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम यह भी एक अच्छा एग्जांपल है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। तो इसके अंदर पैरामीशियम के दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, पहला हो जाएगा किलर स्ट्रैंड और दूसरा हो जाएगा सेंसिटिव स्ट्रैंड। तो किलर स्ट्रैंड इसके अंदर कैपिटल के एलील प्रेजेंट होती हैं और साथ ही साथ इसके अंदर कपा पार्टिकल पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभावी एलील भी प्रेजेंट है और कपा पार्टिकल पाए जाते हैं। दोनों की उपस्थिति के कारण ही इसे किलर स्ट्रैंड कहा जाता है। वही सेंसिटिव स्ट्रैंड के अंदर अप्रभावी एलील या फिर यहाँ पर रिसेसिव एलील पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें कपा पार्टिकल्स है वो नहीं पाए जा रहे। तो ये है सेंसिटिव। कपा पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा एक टॉक्सिन का निर्माण होता है जिसे कहते हैं पैरामीसिन।
पैरामीसिन सेंसिटिव जो स्ट्रेन है उसके लिए टॉक्सिक है। इसकी उपस्थिति में इनकी डेथ हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। पैरामीशियम के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है और यह नेचुरल कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव के बीच में कॉन्जुगेशन हो, क्योंकि किलर की उपस्थिति में सेंसिटिव की डेथ हो जाएगी। तो यह लेब के अंदर करवाया जाता है। तो यहाँ पर जब किलर और सेंसिटिव के बीच में कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ पर सबसे पहले ये हो जाएगा पैरामीशियम, किलर, ये हो गया सेंसिटिव। तो इसके अंदर पहला तो कैपिटल के दो प्रभावी एलील्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर स्मॉल के दो अप्रभावी एलील्स प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ इसके कोशिका द्रव के अंदर कप्पा पार्टिकल्स हैं वो भी पाए जा रहे हैं। अब जब इनके अंदर कॉन्जुगेशन होगा तो पहला ये यहाँ पर कैपिटल के प्रेजेंट हैं, दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होगा। ये स्मॉल के हो गया। जब कॉन्जुगेशन 3 मिनट से कम करवाया जाता है तो यहाँ पर लेस देन 3 मिनट से कम करवाया जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियस से जीन का आदान प्रदान होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर पहले कैपिटल के और इसमें आ जाएगी स्मॉल की, तो ये अभी भी किलर रहेगा क्योंकि इसमें कप्पा पार्टिकल्स हैं वो पाए जा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया, यहाँ पर स्मॉल के हैं वो कैपिटल के से स्थानांतरित हो गई। वहीं यहाँ पर जो दूसरा सेंसिटिव है उसमें भी क्या हो जाएगा, कैपिटल क्या आ जाएगा और एक स्मॉल क्या आ जाएगा। ये अभी भी सेंसिटिव स्ट्रेन है। लेकिन अब यहाँ पर इनको 3 मिनट से ज़्यादा कॉन्जुगेशन करवाया जाए, यहाँ पर मोर देन 3 मिनट कॉन्जुगेशन करवाया जाएगा तो यहाँ पर न्यूक्लियस के जो मटेरियल है उसके साथ साथ यहाँ पर साइटोप्लाज्म का भी स्थानांतरण हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो किलर से कप्पा पार्टिकल्स हैं वो सेंसिटिव के अंदर स्थानांतरित हो जाएंगे और ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर होगा क्या कि यह तो पहले से ही किलर है क्योंकि इसमें कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, लेकिन जब इनको 3 मिनट से ज़्यादा कॉन्जुगेशन करवाया जाएगा तो यहाँ पर सेंसिटिव के अंदर भी कप्पा पार्टिकल्स स्थानांतरित हो जाने की वजह से अब ये सेंसिटिव है वो किलर स्ट्रेन के अंदर स्थानांतरित चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से सेंसिटिव है वो किलर के अंदर चेंज हो गया। तो यह भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल